जो लास्ट क्लास में जो अपन पढ़ रहे थे तो अपन ने क्या पढ़ लिया था? हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट सिखा दिया था। अब देखो आपने यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है ना, एक पूछता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 3D सीरीज। हमें 3D सीरीज के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ऑर्डर पूछता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यही क्यों आया। देखो अपने पास सारे मेटल है, सारे सारे क्या है, और मेटल का क्या आता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या आता है? तो देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे आता है? अपने पास एक मेटल था, और मेटल क्या था? सॉलिड। क्या था? ये मेटल सॉलिड पहले मेटल गैस में जाता है। जब वो मेटल सॉलिड से मेटल गैस में जाता है तो उसका एक एटोमाइजेशन बोल सकते हैं या सब्लिमेशन बोल सकते हैं। अरे बोलो। एटोमाइजेशन बोल दो या सब्लिमेशन बोल दो, एक ही बात है। तो उसका क्या होता है? हीट ऑफ एटोमाइजेशन भी तो ये थी, और ये क्या हीट ऑफ है? सब्लिमेशन। तो क्या ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? एंडोथर्मिक है। मेटल सॉलिड से गैस में ऐसे थोड़ी जाएगा, बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। फिर वो जब गैस में चला जाता है तब वो मेटल ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि मेटल तो ऑक्सीडाइज होते हैं। और जब मेटल ऑक्सीडाइज होगा तो किसी अपनी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से किसी ऑक्सीडेशन स्टेट N प्लस में जाएगा, और जब वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा तो उसे क्या करना पड़ेगा? अपने आप को आयोनाइज, और आयोनाइज करने के लिए क्या चाहिए? आयोनाइजेशन एनर्जी। ये भी कैसी प्रोसेस है बेटा? एंडोथर्मिक। अरे बोलो। अब जब आपका मेटल आयन मेटल सॉलिड से मेटल N प्लस में पहुंच गया, अब वो किस में बेटा? सॉल्यूशन में, एक्वस मीडियम में। और आपको पता है केटाइन जब पानी में घुलता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसका नाम क्या है? हाइड्रेशन एनर्जी। और आपका घुल के वो क्या बन जाता है? Mn। जैसे आप लिखते हो ना Zn सॉलिड से Zn2 प्लस एक्वस, लिखते हैं अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो वो क्या क्या प्रोसेस होके गया था हमें दिखा नहीं, लेकिन वो इस तरह से गया था। Zn सॉलिड पहले Zn गैस में गया, फिर वो Zn से Zn2 प्लस में गया, फिर Zn2 प्लस से एक्वस में गया। इन तीनों प्रोसेस से उसे निकलना पड़ता है, तब जाके उसका पोटेंशियल जनरेट होता है। क्लियर है? तो इन तीनों प्रोसेस में अगर आप ध्यान से देखो तो शुरुआती दो प्रोसेस खर्चा है बेटा, उसे एनर्जी चाहिए। भाई आपको कोई कल मान लो आपको चाय की थड़ी शुरू करनी है, तो शुरुआत में आपको गैस सिलेंडर, चूल्हा, चाय के 4-5 गिलास, टोपिया जिसमें चाय बनाते हैं, चाय पत्ती, दूध, ये खर्चा करना पड़ेगा। ये खर्चा करने के बाद तुम्हारे पास कस्टमर्स आएंगे, तुमने चाय बेचोगे, फिर प्रॉफिट होगा। अरे बोलो। तो ये तो क्या है? खर्चा है बेटा। ये क्या है? एक जिंक को जिंक 2 प्लस में जाना है तो उसे पहले इतना तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, यहां से यहां तक जाने का खर्चा खुद उठाना पड़ेगा। हाँ, फिर वो पानी में घुलेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, उससे वो मुनाफा कमा लेगा। तो आपको पता है किसी भी बिजनेस के लिए सिंपल सी कहानी है, खर्चा क्या होना चाहिए बेटा? कम, और मुनाफा क्या होना चाहिए? ज्यादा। क्लियर है? सिंपल सा बिजनेस मॉडल है। तो आपका खर्चा क्या होना चाहिए? कम, मुनाफा क्या होना चाहिए? ज्यादा। मतलब आपकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, आयोनाइजेशन और एटोमाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? कम। तो अगर मैं तुम्हें कहूं कि अब हमें पता है ये कौन सा पोटेंशियल है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो मैं क्या कहूंगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है खर्चे के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? खर्चे के। और प्रोपोर्शनल किसके है बेटा? कमाई के। कि आपका प्रॉफिट क्या होना चाहिए? ज्यादा। अरे बोलो। और आपका क्या इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए? कम। लॉस नहीं, इन्वेस्टमेंट। आपका इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए? कम। अगर आप कम खर्चे में करते हो काम और कमाई ज्यादा है तो वो प्रॉफिट वाला काम है, तो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या आएगा? ज्यादा। लेकिन आपको पता है हम तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पढ़ते ही नहीं है, हम तो रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ते हैं। जब तक हमें कोई के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकालो तो कुछ ना कहे तो हम तो रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं। और हमें पता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन का क्या होता है? उल्टा। तो रिडक्शन पोटेंशियल अगर किसी मेटल का पूछे तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? खर्चे के प्रोपोर्शनल होगा और कमाई के इनवर्सली। तो अगर किसी मेटल का कमाई ज्यादा है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा, तो रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही क्या हो जाएगा? कम। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। हमें पता है जिंक से जिंक 2 प्लस का जाने का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है बेटा? प्लस 0.76 है। तो इसी का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है बेटा? माइनस 0.76 वोल्ट। अरे बोलो। तो आगे से मुझसे मुझे तो इसके रिडक्शन पोटेंशियल के बेस में जवाब देना है, और ये तो मेरा क्या कंसेप्ट था। अगला वो बात इससे नहीं करके इसके थ्रू बात करता है, तो मैं इसके थ्रू क्या बात करूं कि सर इसके थ्रू सिंपल सी कहानी है बेटा। अपन एक काम करेंगे, हम रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ेंगे तो आगे से मैं नहीं बात करूंगा कि आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा कम। हमें वो पूछेगा ऐसा क्यों, तो आपको सुटेबल सा जवाब देना है। या तो खर्चा ज्यादा है या कमाई ज्यादा है। अगर खर्चा ज्यादा हुआ तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा। अरे बोलो। चमका क्या? अरे बोलो। और अगर आपके पास कमाई ज्यादा हुई तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? कम। क्लियर है? शुरुआत आप यहां से कंसेप्ट जब आप याद पढ़ना शुरू करो तो पहले इसे बनाया करो। इसे बनाना आपको पता है किसका करना है? जिंक से जिंक 2 प्लस में जाना है, याद रखो।
तो जिंक से सॉलिड से जिंक एक गैस में आया होगा, जिंक से जिंक 2 प्लस में गया होगा, जिंक 2 प्लस से जिंक 2 प्लस एक्वस में, तो आपको ये आ जाएगा। पर वो हमसे पूछेगा ही नहीं ऑक्सीडेशन, वो तो क्या पूछेगा, रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल उनका ज्यादा होता है जिनका खर्चा ज्यादा होता है, कमाई कम होती है, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उनका ज्यादा होता है जिनका खर्चा कम होता है और कमाई ज्यादा। ये मेटल्स के लिए, नॉन मेटल्स के लिए नहीं है, नॉन मेटल्स के लिए अलग कहानी है। क्लियर है, नॉन मेटल का तो अलग कहानी है, उनमें आयोनाइजेशन नहीं होगी, गेन एंथैल्पी आती है, उसको अपन पी ब्लॉक में पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसको नॉन मेटल्स पे लगाने की गलती ना करना, ये वाली ट्रिक को, कि रिडक्शन पोटेंशियल खर्चे के प्रोपोर्शनल कमाई के इनवर्सली, हमेशा ऐसा नहीं है। नॉन मेटल्स के लिए अलग कहानी है, उनकी बात अलग करेंगे। अरे बोलो, तो ये चीज सबको क्लियर हो गई बेटा। तो आगे से हम क्या करेंगे कि अगर हमसे कभी भी पूछे तो हमें पता है जब हीट ऑफ एटोमाइजेशन एंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, कम, और हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो क्या आएगा बेटा, ज्यादा आएगा। अरे बोलो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या आएगा और रिडक्शन पोटेंशियल क्या आएगा, कम। भाई इसकी वैल्यू ज्यादा हुई तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, क्योंकि भाई रियलिटी तो यही है ना, हम बोल रिडक्शन पोटेंशियल में बोल रहे हैं लेकिन हुआ तो ऑक्सीडेशन है ना। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा कब होगा, जब हाइड्रेशन ज्यादा होगी, ये कम होंगे। लेकिन रिडक्शन कब ज्यादा होगा, जब ये ज्यादा होंगे, ये कम होंगे। तो आप तो इसके बेस पे याद रखो, खर्चा क्या होना चाहिए, ज्यादा, कमाई क्या होनी चाहिए, कम, तभी तो बर्बाद होंगे, तभी तो क्या होंगे, बर्बाद। अरे बोलो, सेम कहानी उल्टी है, जब हीट ऑफ एटोमाइजेशन और आयनेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा मतलब खर्चा ज्यादा हो, और हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू कम मतलब कमाई क्या हो, कम, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा। अरे बोलो, अब हमें क्वेश्चनों का जवाब देना है, हमें कुछ कर नहीं करना, उस जो पूछता है उसी का जवाब देना है। वाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर 2+2 कॉपर इज हायर एंड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, इसने लिखा है हायर रिडक्शन पोटेंशियल, याद रखना रिडक्शन पोटेंशियल एंड पॉजिटिव वैल्यू। आप जितने भी देखोगे इस 3D सीरीज में सबका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, लेकिन कॉपर का पॉजिटिव। आप याद रखो, कॉपर से कॉपर 2 प्लस 0.34 होता है, प्लस 0.34 होता है, तो आपको जवाब देना है। क्लियर है, अब ये स्टेटमेंट याद होना चाहिए सबको कि कॉपर 2 प्लस से क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ये स्टेटमेंट लिख के देगा कि कॉपर से कॉपर 2 प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव वैल्यू होती है, हमने कहा ठीक है, नीचे ओरिजिन लिखिएगा। अब आपको खुद सोच के जवाब देना है, कॉपर से कॉपर प्लस में गया होगा, कॉपर प्लस से कॉपर 2 प्लस में गया होगा, कॉपर सॉलिड से कॉपर गैस में आया होगा, और फिर कॉपर 2 प्लस किस में गया होगा, कॉपर 2 प्लस है एक्वस में। तो ये क्या है, कमाई, और ये सारा क्या है, खर्चा। तो आपको देखना है कि रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा तभी होगा जब क्या होगा बेटा, खर्चा क्या होना चाहिए, ज्यादा, और कमाई क्या होनी चाहिए, कम। तो आप कमाई बाद में देखो, पहले खर्चा देखो। तो मुझे पता है जब ये कॉपर प्लस से कॉपर 2 प्लस में गया तो ये क्या 3D10 था, उससे 3D9 में गया। अरे बोलो, तो मैं क्या कहूंगा, खर्चा ज्यादा है, मैं क्या कहूंगा, दिख रहा है मुझे, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो मैं क्या कहूंगा कि इसकी हीट ऑफ एटोमाइजेशन और आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू का सम हाइड्रोजन एनर्जी से क्या है, ज्यादा है, खर्चा क्या है, ज्यादा, खर्चा ज्यादा इसलिए रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है और पॉजिटिव है। अरे बोलो, हमें ये नहीं करना अक्सर मैं हर के लिए याद करूं, क्या याद क्या करना है, बोल, तुझे एक्सप्लेन करना है उस चीज को कि हाँ खर्चा ज्यादा तभी हुआ हो गए, और दिख रहा है देख खर्चा ज्यादा होते हुए, तो आपको दिख जाएगा खर्चा ज्यादा हो। अगर खर्चा ज्यादा होते हुए ना दिखे तो बोल देना कमाई ज्यादा हुई होगी या कमाई कम हुई होगी। अरे बोलो, जैसे आपको आगे देखो, why reduction potential of zinc 2 plus to zinc have lower reduction potential as expected, जितना है उससे कम क्यों है। तो आपको पता है जिंक सॉलिड था, किसमें गया होगा, जिंक गैस में, जिंक गैस किसमें गया होगा, जिंक 2 प्लस में, और जिंक 2 प्लस किसमें गया होगा, एक्वस में। ये कमाई है और ये क्या है, खर्चा। अब वो कह रहा है कि रिडक्शन पोटेंशियल मुझे पता हो किसके प्रोपोर्शनल है, खर्चे के प्रोपोर्शनल है, और कमाई के इनवर्सली। तो वो मुझसे कहता है रिडक्शन पोटेंशियल कम आ रहा है, जितना सोचा उससे क्यों आ रहा है कम। तो देखो खर्चा क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा, और खर्चा कम हुआ होगा क्यों, क्योंकि जिंक 2 प्लस को पता है आर्गन 3D10 4s2 है, और आपको पता है अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो आर्गन 3D10 बचेगा, और 3D10 आर्गन 3D10 क्या नोबल गैस है, कॉन्फ़िगरेशन कि सर यहाँ पर भी तो नोबल गैस था, नहीं आउटर मोस्ट 4s2 थी, अब 3D10 आउटर मोस्ट। अरे बोलो, तो इसका मतलब ये जिंक से जिंक 2 प्लस जाने में जोर ही नहीं आता, जोर ही नहीं आता मतलब खर्चा क्या हुआ, कम। खर्चा कम है तो हम क्या बोलेंगे कि इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, कम, क्यों कमाई तो हमें पता नहीं, हाइड्रोजन एनर्जी की वैल्यू का क्या पता है कि नहीं, लेकिन खर्चा दिख गया, कोई एक चीज दिख जानी चाहिए।
अरे बोलो सबका सेम कहानी Mn से Mn2 प्लस के लिए होगी। किसके लिए होगी? Mn से। अब जैसे नेक्स्ट पूछा, व्हाई निकल 2 प्लस से निकल है लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, जितनी उससे कम क्यों है? तो हमें पता है निकल सॉलिड किस में गया बेटा? निकल 2 प्लस में। अरे बोलो। और निकल 2 प्लस, पहले निकल सॉलिड क्या, सॉरी निकल गैस, निकल सॉलिड किस में गया? निकल गैस में। निकल 2 प्लस किस में गया? निकल 2 प्लस एक्वस में। तो यहाँ खर्चा है। अब मुझे पता है निकल से निकल 2 प्लस जाना तो कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है भाई। कॉपर से कॉपर 2 प्लस में जाना मुझे पता है खर्चे का खेल था बहुत ज्यादा। यहाँ खर्चा कम था क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन थी। निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा? आर्गन 3d8 4s2। निकल 2 प्लस की क्या है? आर्गन 3d8। तो कोई क्या उसे निकल से निकल 2 प्लस जाने में कोई जोर आया? नहीं। कोई एक्स्ट्रा फायदा हुआ? नहीं। भाई जिंक से जिंक 2 प्लस में जाने में एक्स्ट्रा फायदा था, हमने कहा खर्चा कम। कॉपर से कॉपर 2 प्लस जाने में जोर आया तो हमने कहा खर्चा ज्यादा। तो यहां तो हमें खर्चा दिख ही नहीं रहा ज्यादा है, खर्चा ज्यादा दिख जाता है पर कमाई दिखती नहीं है। कोई खर्चा कर रहा है, हमें 2 मिनट में पता लग जाता है खर्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा, लेकिन कोई कमाई कर रहा है इसका पता नहीं चलता, चुपचाप नीचे से छुपा लेता है। क्लियर है? तो सिंपल सी कहानी है कि निकल से निकल 2 प्लस में जा रहा है, निकल से तो हमें दिख रहा है खर्चा तो है ही नहीं, ना एक्स्ट्रा खर्चा है ना कोई कम खर्चा है। भाई जिंक से जिंक 2 प्लस में जाना कम खर्चा है, निकल से निकल 2 प्लस में जाना, सॉरी कॉपर से कॉपर 2 प्लस में जाना ज्यादा खर्चा है। लेकिन यहाँ तो कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं है, इसका मतलब कमाई ज्यादा हो रही होगी। क्या ज्यादा हो रही होगी? क्योंकि कमाई ज्यादा हो रही होगी तभी तो रिडक्शन पोटेंशियल कम है। तो हम क्या कहेंगे? कमाई, कमाई कौन है? हाइड्रोजन एनर्जी। तो हम कह देंगे हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा है। तो याद क्या करना है इसमें, कहानी खत्म। आई बात समझ में? हाँ हाँ भाई, हमें खर्चा तो दिखे नहीं तो मतलब खर्चे का खेल नहीं होगा, फिर कमाई का होगा। और खर्चे का खेल दिख जाए, पहले आप खर्चा देखो, क्या देखो? खर्चा ना दिखे तो कमाई आंसर, और खर्चा दिख जाए तो खर्चे के बेस में बोल दो। खर्चा ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, खर्चा कम तो रिडक्शन पोटेंशियल है कम। अरे बोलो आगे समझ में। वाई लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ स्कैंडियम +3 टू स्कैंडियम है +2। तो आपको पता है स्कैंडियम +3 क्या है बेटा? ये स्कैंडियम +3 है। क्लियर है? तो हमें रिडक्शन पोटेंशियल पूछा है ना, तो एक सेकेंड, स्कैंडियम +3 टू स्कैंडियम +2 है। ठीक है, तो स्कैंडियम +3 की क्या है बेटा? आर्गन। इसकी क्या है बेटा? स्कैंडियम +3। वाई लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, सॉरी, तो रिडक्शन पोटेंशियल बोलेगा, लेकिन हमें तो पता है मेटल ऑक्साइड होती है। मेटल क्या होती है? तो हम क्या कहेंगे कि पहले स्कैंडियम 2 प्लस था, तो ये किस में गया होगा? स्कैंडियम में 3 प्लस में। वो उल्टा बोलेगा, उसके बोलने से कोई मतलब नहीं। मेटल ऑक्साइड होती है। मेटल क्या होती है? हम ऑक्सीडाइज फॉर्म में लिखेंगे मेटल को। +2 से किस में गई? +3 में। हमारी पता है, हम आदत हम रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में बात करते हैं, तो हमने लिख दिया स्कैंडियम +2 किस में जा रहा है? स्कैंडियम में +3 में। तो मुझे एक बात बताओ, और +3 किस में गया होगा बेटा? स्कैंडियम +3 किस में गया होगा? एक्वस में। अब मुझे एक बात बताओ, स्कैंडियम +2s की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आर्गन 3d1। और इसकी क्या है बेटा? आर्गन। तो आपको नहीं लगता ये मौज में हो रहा है? अगर ये स्कैंडियम +2 से स्कैंडियम +3 में जा रहा है तो इसकी मौज है कि नहीं है? मौज है, इसका मतलब खर्चा क्या हुआ? कम। खर्चा कम हुआ तो खर्चा कम तो रिडक्शन पोटेंशियल। कमाई का पता नहीं, कमाई तो जब हमें खर्चा नहीं दिखे तब जवाब देते हैं। क्लियर है? तो मैं क्या कहूंगा? खर्चा क्या है? कम। खर्चा कम है तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? कम। खर्चा कम मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, आयनेशन एनर्जी क्या है? कम। खर्चा कौन? आयनेशन पोटेंशियल तो है, तो हम क्या कहेंगे कि इसका आयनेशन एनर्जी क्या है? कम। भाई मैं खर्चा बोल रहा हूँ, आपको खर्चे को काट के क्या बोलना है? आयनेशन। कमाई को बोल के क्या बोलना है? हाइड्रेशन। खर्चे में एक और आता है, हीट ऑफ एटोमाइजेशन। हीट ऑफ है, समझा क्या? जवाब देना आ गया। क्वेश्चन है व्हाई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक 3 + टू जिंक 2 + हैव हायर रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमें रिडक्शन नहीं देखना, हमें तो लिखना ऑक्सीडेशन। तो जिंक 2 प्लस किस में गया होगा? जिंक 3 प्लस में। और जिंक 3 प्लस किस में गया होगा? एक्वस में। तो यहाँ पे क्या हुआ? कमाई, हाइड्रेशन एनर्जी। यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, आयनाइजेशन एनर्जी। तो जिंक 2 प्लस क्या है? आर्गन 3d10। और जिंक 3 प्लस कौन है? आर्गन 3d9। आपको पता है बहुत खर्चा हो रहा है, और बोलो, और बहुत खर्चा हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ? बहुत खर्चा मतलब रिडक्शन पोटेंशियल है ज्यादा। अरे बोलो, तो मैं क्या कहूंगा कि खर्चा ज्यादा है। तो बस जवाब हो गया मेरे पास में। और मुझसे पूछा ऐसा क्यों, तो मैं कहूंगा इसकी आयनेशन एनर्जी बहुत है ज्यादा। कमाई तो मैं लास्ट में बोलूंगा, मुझे खर्चा नहीं दिखे, मोस्ट ऑफ दिस में मुझे खर्चा दिख जाएगा। अरे बोलो नेक्स्ट पूछा, व्हाई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Fe3 + टू Fe2 हैव लोअर वैल्यू एज कंपेयर, जितनी कंपेयर्ड उससे लोअर वैल्यू क्यों है? तो हमें ऑक्सीडेशन करके दिखाना है। Fe2 किस में गया होगा?
वो बोले रिडक्शन देखना है, पर हमें पता है मेटल ऑक्सीडाइज होती है। मेटल क्या होती है? तो Fe2 प्लस Fe3 प्लस में गया, और फिर Fe3 प्लस किस में गया होगा? Fe3 प्लस एक्वस में। ये कौन है? कमाई। और ये कौन है? खर्चा। अब आपको देखना है खर्चा कम है कि ज्यादा। Fe2 प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d6, क्या है? आर्गन है, और इसकी आर्गन 3d5। तो बताओ मौज में जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो बोलो, तो हम क्या कहेंगे? खर्चा क्या है? कम। अब खर्चा कम है तो आपको इसमें भी बोल सकता है, जो कल सिखाई थी एक्सचेंज एनर्जी। क्या सिखाई थी? 3d6 में एक्सचेंज एनर्जी कितनी होगी? 1 2 3 4 5। कितनी एक्सचेंज है? 4। और 3d5 में कितनी एक्सचेंज एनर्जी है? 5। तो ऐसे बोल सकता है कि इसमें एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा है। तो एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा स्टेबल है, तो ज्यादा स्टेबल फॉर्म में जा रहा है, मतलब कम आयनेशन एनर्जी है, तो खर्चा कम। कैसे बोल ले? कोई दिक्कत है? अब बच्चा इन्हें याद करता रहता है कि सर में से एफपीडी इसका ज्यादा होगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, इसका ज्यादा, इसका कम। अरे चलने दो, क्वेश्चन पूछता है भाई। अरे बोलो, और खर्चे कमाई से खुद ही देख लो। अरे चमका क्या? नेक्स्ट वन है, व्हाई क्रोमियम 2 प्लस इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू क्रोमियम 3 प्लस इन एक्वस मीडियम। देखो क्या होता है कि क्रोमियम की खासियत है, ये जब क्रोमियम पानी के साथ जाता है ना, तो ये इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या बनाता है? इस तरह का, जो भी चार्ज होता है, जो भी क्या होता है इसका चार्ज, इस तरह का एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है क्रोमियम में साथ, पानी के साथ में एक्वस मीडियम में। क्या बनाता है? एक कॉम्प्लेक्स। अगर क्रोमियम 2 प्लस होता तो यहां पर भी चार्ज 2 प्लस होता, और अगर क्रोमियम प्लस 3 चार्ज में होता तो ये कॉम्प्लेक्स बनता। भाई आपके पास क्रोमियम 2 प्लस है, तो पानी के साथ रिएक्शन करके टोटल चार्ज 2 प्लस आना चाहिए, और क्रोमियम प्लस 3 है तो पानी के साथ रिएक्शन करके ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता दोनों केस में, क्रोमियम 2 प्लस और क्रोमियम 3 प्लस। तो आप मुझे एक बात बताओ कि क्रोमियम 2 प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आर्गन है। बोलो भाई, क्रोमियम लिख देता हूं, ये लो क्रोमियम है आर्गन 4s1 3d5। तो आर्गन 3d4 और क्रोमियम 3 प्लस क्या है बेटा? 3d3। अब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो आपको पता है इसका सीएफटी कैसा बनेगा? ऑक्टाहेड्रल का सीएफटी ऐसा ही बनता है, 2 ऊपर 3 है नीचे। ये भी ऑक्टाहेड्रल बनाएगा, 2 ऊपर 3 है। अब आपको पता है H2 एक वीक लिगेंड होता है, और वीक लिगेंड केस में रीडिस्ट्रीब्यूशन तो होती नहीं है, तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो 1 2 3 4। ये क्रोमियम 2 प्लस का खेल है। वही क्रोमियम प्लस 3 में जाता हूं तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 ही है, 1 2 3। अब बताओ दोनों केस में सीएफसी कब ज्यादा होगी? ऊपर वाले में कि नीचे वाले में? काउंट कर लो। यहाँ पे की कितनी है? -0.4। तो 3 की कितनी होगी? -1.2। कितनी होगी? और ऊपर वाले की कितनी है? +0.6। अरे बोलो, तो नेट कितनी आएगी? -0.6 डेल नॉट आएगी। अरे निकाल लो भाई। एक की 0.4 तो 3 की -1.2, एक की 0.6 तो कितनी आई? -0.6 डेल नॉट आई। इसी तरह यहाँ पे 3 ही तो है, तो यहाँ पे कितनी आएगी? -1.2 डेल नॉट। तो बताओ सीएफसी यहाँ ज्यादा है कि यहाँ ज्यादा है? क्या ज्यादा है? हमें सीएफसी वो एनर्जी जो रिलीज होगी क्या होगी? तो नेगेटिव साइंस सिर्फ रिलीज बताता है, क्या बताता है? रिलीज। तो इसमें 1.2 डेल नॉट रिलीज होगी, तो जितनी ज्यादा रिलीज हो जाती है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आती है। सीएफसी की वैल्यू क्या होती है बेटा? रिलीज अमाउंट को बताता है, तो इतनी ज्यादा रिलीज होगी, इसके पास है नहीं, इतनी इसके अंदर से बाहर चली गई, तो बाहर चली गई तो नेट तो कम हो गया कि नहीं हो गया? पर आपको पता है, बताओ स्टेबल कौन सी है? +3 ज्यादा स्टेबल है कि +2? +3। तो क्रोमियम की +2 से ज्यादा स्टेबल कौन सी है? +3। अरे बात में, अब क्रोमियम की +2 से ज्यादा स्टेबल +3, तो जवाब दे दोगे? तो अब आपको पता है क्रोमियम +2 से अगर +3 में जा रहा है तो खर्चा कम है कि ज्यादा है? कम। खर्चा क्या है? कम। खर्चा कम है तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? नेगेटिव। अरे बोलो, समझा क्या? ये चीज है। नेक्स्ट वन है, व्हाई Mn3 प्लस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कि Mn3 प्लस है वो, अब देखो ध्यान से ऐसे पूछ सकता है कि क्रोमियम 2 प्लस और क्रोमियम 3 प्लस में ज्यादा स्टेबल कौन है? क्रोमियम +3 है। इसका मतलब क्रोमियम +2 से +3 में जाना चाहता है, मतलब खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, और खुद को ऑक्सीडाइज करेगा दूसरों को क्या करेगा? रिड्यूस। तो क्रोमियम 2 प्लस कैसा है? एक रिड्यूसिंग एजेंट। जवाब दे दोगे? इसी तरह जवाब देना है जंच है। अब Mn3 प्लस एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आपको पता है Mn3 प्लस क्या है बेटा? ये Mn3 प्लस है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d4, आर्गन है। और अगर ये Mn3 प्लस से Mn2 प्लस में चला जाए तो क्या आएगा? आर्गन है।
3d5। तो क्या ये अपने आप को रिड्यूस करना चाहेगा? करना चाहेगा, टेबल में जा रहा है ना 3d4 से 3d5। अरे बोलो, तो अगर ये अपने आप को रिड्यूस करना चाहे तो दूसरों को क्या करेगा? तो ये कैसा एजेंट हुआ? समझा? इन कंपैरिजन ऑफ वेनेडियम 2 प्लस एंड वेनेडियम 3 प्लस विच वन इज मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों में से कौन सी ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है? सेम वही तरीका है, ये भी ऑक्ट्राइडल कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये भी क्या बनाता है? ऑक्ट्राइडल कॉम्प्लेक्स। तो जो वेनेडियम की आपको पता है, वेनेडियम क्या होता है? आर्गन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। तो क्या आएगा? 4s2 3d3। बोलो, तो अगर मैं वेनेडियम 2 प्लस देखो तो वेनेडियम 2 प्लस क्या है? 3d3 है। अरे बोलो, तो वेनेडियम 2 प्लस क्या है बेटा आपके पास? आर्गन है, 3d3। और वेनेडियम 3 प्लस क्या है बेटा? आर्गन 3d2। अब मुझे एक बात बताओ बेटा ध्यान से, कि अगर मैं इसकी वो बनाऊं, एमओटी बनाऊं, क्या बनाऊं बेटा? एमओटी। ऑक्टाइड बनाते हैं पानी के साथ साथ। अगर इसकी एमओटी देखूं तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, और इसकी एमओटी बनाऊंगा तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। अब बताओ किसकी सीएफसी ज्यादा है? तो मतलब +2 ज्यादा स्टेबल है +3 से। अरे बोलो, वेनेडियम 2 प्लस इज मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन ड्यू टू स्टेबिलिटी टू जी कॉन्फ़िगरेशन। फिर से वापस क्वेश्चन वही है कि अब आपसे पूछ ले वेनेडियम 2 प्लस और वेनेडियम 3 प्लस, तो क्या ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करना पसंद करेगा? नहीं। मतलब खर्चा क्या है? ज्यादा। खर्चा ज्यादा तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या आएगा? ज्यादा। मतलब पॉजिटिव की तरफ जाएगा। पॉजिटिव होता नहीं, पॉजिटिव मतलब ज्यादा बोलेंगे, पर क्या बोलेंगे? ज्यादा। पॉजिटिव सिर्फ कॉपर का, पॉजिटिव सिर्फ इसका है कॉपर का। क्लियर है? नेक्स्ट वन, जनरली मेटल रिएक्ट विद एसिड। जनरली मेटल क्या करते हैं बेटा? एसिड से क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। और साथ में क्या रिलीज करते हैं? सारे मेटल करते हैं बेटा, जैसे हमने एल्कोस में पढ़ा भी था ऑर्गेनिक में, जब सोडियम डालते हैं तो जितने भी मेटल होते हैं सब क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। और बोलो, रिलीज हाइड्रोजन गैस, दोज मेटल मस्ट हैव रिडक्शन पोटेंशियल लोअर देन H प्लस। लेकिन ये बात हमेशा सच नहीं है कि सर कैसे? आपको याद है तो आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी, तो H प्लस से ऊपर जितने मेटल्स होते हैं, अरे बोलो, और जो ऊपर होते हैं H प्लस से कुछ मेटल नीचे भी है, जो H प्लस से ऊपर मेटल होते हैं तो हमने क्या कहा था? ऊपर वालों का क्या होता है? ऑक्सीडेशन क्या होता है? और नीचे वालों का क्या होता है? इसी बेस पे हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो अब मेटल्स, एक जैसे मैंने मेटल लिया आपके पास जिंक, और सामने लिया H प्लस, तो आपको पता है जिंक और H प्लस में से H प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था, क्योंकि नीचे वालों का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? ज्यादा। तो H प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल जिंक से ज्यादा है, तो नीचे वालों का क्या होता है? रिडक्शन। तो जिंक और H प्लस जब आमने सामने होंगे तो रिडक्शन किसका होना चाहिए? H प्लस का कि जिंक का? H प्लस का। और हो किसका रखा है? जिंक का। तो क्या यहाँ पे रिएक्शन होंगी? जिंक किस में चला जाएगा? जिंक 2 प्लस में। हाइड्रोजन किस में चला जाएगा? हाफ H2 में। अरे बोलो, तो H प्लस का क्या हो गया? रिडक्शन। लेकिन ये रिएक्शन जब कॉपर की करवाई जाए तो ये पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि कॉपर तो नीचे आता है, कॉपर से कॉपर 2 प्लस। कॉपर और H प्लस में से रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? कॉपर का। तो रिडक्शन किसका होना चाहिए? कॉपर का। कॉपर का है तो और क्या? अरे बोलो, तो हमसे क्वेश्चन आता है कि कौन से मेटल्स है जो H प्लस को एसिड से H2 गैस रिलीज कर सकते हैं, वो जो हाइड्रोजन से ऊपर है। कॉपर नहीं कर सकता है, क्या? कौन नहीं कर सकता? क्लियर है? तो कॉपर की हम अगर HCl से रिएक्शन करवाएं, इससे कराएं HCl से, तो कॉपर के पास दो चांस है कि कॉपर को हमने कहा H प्लस से रिएक्शन कर ले या Cl माइनस से कर ले। क्लियर है? तो H प्लस से करने गया तो H प्लस, कॉपर ने H प्लस को क्या कहा कि तुझे रिड्यूस कर दो, तो H प्लस क्या कहेगा? तू नीचे ज्यादा उछलने की जरूरत है, तू रिड्यूस है मेरे सामने। तो क्या H प्लस को कॉपर रिड्यूस कर सकता है? नहीं कर सकता। अरे बोलो, फिर कॉपर ने Cl माइनस को कहा तुझे रिड्यूस कर देता हूं, तो Cl माइनस तो कहता मैं तो पहले रिड्यूस हूं, क्योंकि क्लोरीन, तो क्लोरीन माइनस बनी तो है इसकी मिनिमम, तो कहता मैं तो पहले रिड्यूस हूं, मुझे कैसे रिड्यूस कर देगा भाई? कैसे ऑक्सीडाइज क्यों कर दिया? क्लोरीन तो नीचे, नीचे वालों का क्या होता है? रिडक्शन। नीचे वालों का क्या होता है? कॉपर से नीचे आता है क्लोरीन, तो ऐसे रिएक्शन देखो तो आराम से पूछो उसे कि भाई ठीक है, तो मैं नीचे वाला रिडक्शन करता हूं, क्लोरीन कहता मैं पहले रिड्यूस हूं, यानी खत्म। और ऑक्सीडेशन कर नहीं सकता क्यों? नीचे रह गया। H प्लस का करने गया तो H प्लस कहता उछलने की जरूरत है नहीं है, मुझसे नीचे वाला मुझे रिड्यूस है। अरे बोलो, लेकिन इसी कॉपर की जब H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं, तो मतलब HCl के साथ उसने रिएक्शन नहीं की, लेकिन उसने H2SO4 से रिएक्शन कर ली। अब बताओ भाई, H2SO4 से रिएक्शन की तो क्या मिला भाई इसे? भाई वो देखो H प्लस से, तो अब मुझे पता है वो H प्लस का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्लियर है? क्योंकि H प्लस उससे क्या है बेटा? ऊपर।
अभी भी देखो बेटा, यहाँ पर भी H प्लस फॉर्म में, ये H2 में, हाइड्रोजन किसमें है बेटा, +1 में ही। वो क्या करता है, सल्फर को +6 से +4 में रिएक्शन करवा देता है। किसमें करवा देता है? तो क्वेश्चन आता है कि कॉपर जब HCl को में से किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, मतलब कॉपर एसिड से रिएक्शन नहीं करता, तो H2SO4 से कैसे कर लेता है? तो हम भी अब भी कहेंगे कि H2SO4 में से जो एसिड H प्लस है उसके साथ रिएक्शन नहीं हुई है, किसके साथ हुई है? सल्फर के साथ। सल्फर का रिडक्शन करता है, ना कि H प्लस का। जबकि जनरली जितने भी मेटल है सब H प्लस का रिडक्शन करते हैं, H प्लस देखते हैं H2 रिलीज करते हैं, क्योंकि कॉपर H2SO4 से रिएक्शन करता है, लेकिन अभी भी H2 नहीं है, H2O2 गैस रिलीज की है। कौन सी रिलीज की है? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इस रिएक्शन को ध्यान रखना, Cu किस में कन्वर्ट होता है? कुछ तो CuSO4 में, बाकी SO2 में। आई बात समझ? इसी तरह कॉपर HNO3 से भी रिएक्शन करता है। अब HNO3 में से आप कहोगे सर H प्लस को कर देता है कि नहीं, H प्लस को तो कर ही नहीं सकता। किसको कर देता है? नाइट्रोजन को, NO में। किसका? कॉपर को क्यों ना, H प्लस के रेस्पेक्ट में होना चाहिए था ना, इनके रेस्पेक्ट में जरूरी थोड़ी। हमारे तो सीरीज में हमने पढ़े नहीं ना, नाइट्रोजन सल्फर तो का है, आई समझ में? तो नाइट्रोजन को करता है, किन को करता है? हो सकता है नाइट्रोजन रिडक्शन पोटेंशियल ना हो कॉपर के नीचे ऊपर हो। अरे बोलो, तो नाइट्रोजन का क्या कर रहा है? वो रिडक्शन कर रहा है, इसका मतलब नाइट्रोजन का रिडक्शन कर रहा है, मतलब नाइट्रोजन का ऐसे नीचे होगा। नाइट्रोजन यहाँ +5 में और यहाँ किसमें बेटा? +2 में। क्लियर है? और आपको याद हो कि ये रिएक्शन मैंने आपको रेडॉक्स में भी पढ़ाई थी, बैलेंस करने समय। इधर से कॉपर दोगला था, इधर से HNO3 दोगला था, तो फिर इधर से बैलेंस की थी कॉपर और NO से। अरे बोलो, ये तो थी रेडॉक्स में रिएक्शन, समझा क्या? इसी तरह इसमें भी ध्यान रखना, बैलेंस करते समय रेडॉक्स में इधर से सल्फर से नहीं कर सकते, देखो सल्फर +6 से +4, तो हमें उल्टा बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस करना पड़ेगा? रेडॉक्स में सिखाता है सब, समझा क्या? ये क्वेश्चन वही है, बैलेंसिंग का क्वेश्चन बना के दे देगा। अब इधर से बैलेंस कर ही नहीं पाओगे, इधर से बैलेंस करो। क्लियर है? ऐसे याद रखो, कॉपर किस में कन्वर्ट कर देगा? SO2 में, सल्फर में, मतलब +6 से +4, HNO3 में +3 से +5 से +2। अरे बोलो, तो मेटल जिनके रिडक्शन पोटेंशियल H प्लस से कम होते हैं वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, बाकी नहीं करते। तो कॉपर की पूछ रहे हो तो करता है एसिड से, कि वो एसिड से जो रिएक्शन करता है वो H प्लस के साथ नहीं है, एक में सल्फर के साथ और एक में नाइट्रोजन। H प्लस इससे कोई रिएक्शन है नहीं करता, क्यों? क्योंकि H प्लस इससे ऊपर, H प्लस रिडक्शन कॉपर है, नहीं कर सकता। कॉपर कॉपर 2+ में ये नहीं कर सकता। अरे बोलो, ये चीज सबको समझ में आई बेटा? नेक्स्ट बात करते हैं, ये था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला खेल, सबको क्लियर है? अब इसका जवाब भी इसी फॉर्म में देना है। एनसीईआरटी ने इसमें उल्टा सुल्टा लिख रखा है, आपको याद करने की कोई खास जरूरत नहीं, जैसा समझाए खर्चे और कमाई के बेस पे लिख रहा है सब कुछ। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है आप सबको पता है बेटा। पैरामैग्नेटिज्म इज अराइज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए अनपेड इलेक्ट्रॉन। किसी भी सिस्टम में जब अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वजह से क्या जनरेट होती है बेटा? पैरामैग्नेटिज्म जनरेट होती है। Each such electron having a magnetic moment associated with its spin angular momentum and orbital angular momentum। जो आपका न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो अपनी स्पिन पे तो घूमता है, साथ में वो ऑर्बिट में भी तो घूम रहा है। अरे बोलो, जैसे अपनी अर्थ है तो सन के चारों ओर ऑर्बिट में भी घूम रही है, साथ में अपनी स्पिन पे भी घूम रही है। अपनी स्पिन में घूमने से क्या होता है? दिन रात। और अपनी ऑर्बिट में घूमने से क्या होता है बेटा? साल। समझा क्या? तो इलेक्ट्रॉन भी तो अपनी स्पिन में घूम रहा है, तो उसकी वजह से स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और साथ में वो इस ऑर्बिट पे भी चल रही हूं तो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। और बोलो, तो अपने पास क्या है बेटा? दो तरह के मोमेंटम, एक ऑर्बिटल और एक क्या है बेटा? स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और बोलो, वी इग्नोर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जिस ऑर्बिटल में वो है, तो ऑर्बिट अपन गलत बोले, ऑर्बिटल में भी तो घूमता है, तो हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को क्या कर देते हैं? इग्नोर। क्या कर देते हैं? इग्नोर। हम पढ़ते समय इसे इग्नोर मारते, जबकि इग्नोर होता नहीं, अपन ऐसे ही इग्नोर मार के चलते हैं। दोनों के दोनों जुड़ते हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बेटा? एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऑर्बिटल और स्पिन दोनों जुड़ने चाहिए, हम ऑर्बिटल वाले को इग्नोर कर देते हैं। ऑर्बिटल वाले को क्या करते हैं? तो कंसिडर ओनली स्पिन एंगुलर। तो ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ स्पिन का, तो कई बार आपसे आता है कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ओनली स्पिन एंगुलर मोमेंटम कौन का फॉर्मूला निकालो या स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकालो। तो ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंटम सबका सेम ही है, क्योंकि हम बाकी को क्या कर देते हैं? इग्नोर। अरे बोलो, इस फॉर्मूले में ये वाली चीज इग्नोर है, क्यों हुई है? और n क्या है बेटा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझा क्या? और इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? बोहर मैग्नेटॉन। और बोहर मैग्नेटॉन की ये वैल्यू होती है बेटा, याद रखना है ना, 9.27 into 10 की पावर -24 जूल पर टेस्ला। वी कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंटम एंड ऑब्जर्व मैग्नेटिक मोमेंट हैव डेविएशन। जब हम करते हैं बेटा, जब हम इस फॉर्मूले से जो वैल्यू निकालते हैं
और जो ऑब्जर्व करते हैं उनमें डेविएशन आता है। तो डेविएशन क्यों आता है कि आपने एक चीज को इग्नोर मार रखा था, इसमें कुछ पार्ट जुड़ना चाहिए था, वो आपने जोड़ा नहीं है। लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो वो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? अरे बोलो। तो हम इसका जवाब दे देंगे, हमने इग्नोर कर रखा है। हमने क्या कर रखा है? सबका क्या? नेक्स्ट में फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आपने कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ लिया है और आपने देखा होगा कि सारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड किनके हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के हैं। इनके क्यों है बेटा? तो वाई कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेट कंपाउंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं बेटा? ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड फॉर्म नहीं के लिए 3D कंपाउंड से कोऑर्डिनेट नहीं बल्कि ट्रांजिशन एलिमेंट होने चाहिए, ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ऐसा क्वेश्चन गलत है, ये होना चाहिए वाई ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म है कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म है कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। तो क्या होगा बेटा? ड्यू टू स्मॉलर साइज, एक तो इनकी साइज छोटी होती है, एस ब्लॉक से छोटे होता है क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होती है? घटती है। ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ द मेटल लाइन एंड देयर हाई आयनिक चार्ज। आपने देखा होगा कि एस ब्लॉक वालों पे चार्ज क्या होता है? +1 +2, इन पे चार्ज +3 +4 +5 तक चलते। तो एक तो इनकी साइज छोटी है और दूसरा इनके पास क्या है बेटा? हाई आयनिक चार्ज। नेक्स्ट इनके पास अवेलेबल डी ऑर्बिटल, खूब सारे डी ऑर्बिटल है, चाहो जितने बॉन्ड बनाओ। अरे बोलो। इसलिए क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो पूछे कि एस ब्लॉक वाले नहीं बना के ये ज्यादा क्यों बनाते हैं? साइज छोटी है, खूब सारा चार्ज है, खूब सारे डी ब्लॉक डी ऑर्बिटल है। अरे बोलो। नेक्स्ट है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। क्या है बेटा कैटालिटिक है? ये बहुत अच्छी कैटालिटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं कि सर कैटालिटिक प्रॉपर्टी बहुत अच्छी दिखाते हैं। कैटलिस्ट क्या करता है? अपनी सरफेस होती है, उस पर रिएक्टेंट को आके, रिएक्टेंट में जितने भी वाले 1 2 है उनको सबको सरफेस देता है, आओ बैठो यहाँ रिएक्शन करो, प्रोडक्ट बनाओ और चले जाओ। जैसे सिंपल सी कहानी, मान लो कोई सिंपल एक चाय दुकान वाली दुकान है, वो सिर्फ चाय बेचता है, चाय के साथ कुछ भी नहीं देता है। और एक दुकान है जिसको चाय भी बेचता है, कॉफी भी बेचता है, बर्गर सैंडविच, साथ में वो मटेरियल, वो फैन फून क्या आता है सब बेचता है वो। क्लियर है? तो अब एक सिंपल सा कस्टमर है, वो किस पे जाना चाहेगा? एक सिर्फ चाय वाला है तो उस पे कहेगा, उसका एक दोस्त कॉफी पीता है कि चलो उस पे चलते हैं, उस पे चाय कॉफी सब कुछ मिलता है, तो उस पे भीड़ ज्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे सारी वेरायटी अवेलेबल है। जैसे तुम कभी खाने पे जाते हो, तुम कहता है मैं ये खाऊंगा मैं ये खाऊंगा, कि उसके चलते हैं, उसके सब मिल जाएगा। तो सिंपल सी कहानी है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं इनके पास क्या होती है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कोई रिएक्टेंट आया कि मैं तो +3 वाले के साथ जाऊंगा, कि है +3 अपने यहाँ अवेलेबल है, कि तो मैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, मैं वहां जाऊंगा कि +4 भी अपने यहाँ, तो +5 भी है, +6 भी है, +7 भी है। लेकिन एस ब्लॉक के साथ ऐसा नहीं है, +1 है, लेना तो ले निकल। ग्रुप सेकंड क्या कहता है? +2 अपने यहाँ, तो और कुछ नहीं है। जबकि ये क्या करते हैं? वेरिएबल, सामने वाला जो मांगता है कि सर हमें तो +3 चाहिए, क्या +3 लीजिए, +4 लीजिए, तो वेरिएबल है कि नहीं इसके पास? इसलिए इसे बहुत करेक्ट लिस्ट है, इसलिए बहुत अच्छे। क्लियर है? तो हम क्या बोलेंगे कि ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ ए एडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, जो मर्जी है वैसे एडॉप्ट कर लेते हैं, इसलिए ये क्या है बेटा? और उनके साथ क्या बना लेते हैं? कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, इसलिए बहुत अच्छे क्या है? कैटलिस्ट बहुत अच्छे है। तो कुछ कैटलिस्ट हमें याद भी रखने। क्लियर है? एक होता है कॉन्टेक्ट प्रोसेस, SO2 O2 रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? SO3। ये हमारे इक्विलिब्रियम, हम इस रिएक्शन को खूब यूज करते थे। इसका कैटलिस्ट होता है वेनेडियम ऑक्साइड, वेनेडियम में पेंटाऑक्साइड। और बोलो। इसी तरह हेबर प्रोसेस N2+3H2 रिएक्शन करके क्या बनाता है? 2 अमोनिया। इसका कैटलिस्ट कौन है? आयरन। नेक्स्ट वन है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा? ध्यान समझो कि आपके पास क्या होता है, जैसे अपने पास कंपाउंड है, जैसे मेटल है, तो मेटल के अंदर ये छोटे छोटे, ये मेटल के मॉलिक्यूल है, तो देखो ये स्पेरिकल मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में क्या आएगा बेटा? खाली स्पेस आएंगे बेटा, वॉइड्स आएंगे। इन वॉइड्स में हम क्या करते हैं? इनकी वॉइड्स की जितनी साइज है उसी हिसाब से हम उसके अंदर कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन जैसे छोटे छोटे एलिमेंट को क्या करते हैं? ट्रैप कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ट्रैप, जो खाली जगह है। और इससे जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अब इससे क्या फायदा कि सर आप सोच के देखो, आप एक गिलास है, उसमें छोटे छोटे कांच, जो कंचे सबने खेले होंगे ना, मार्बल से बोलते हो, जानते हो ना कंचे, तो आप उसको डालो और ऐसे करो तो बहुत बॉल हिलने लग जाएगी, आपस में आवाज करेंगे। उनके बीच में जो स्पेस है, उनके बीच में क्या है? आप उस स्पेस में मिट्टी भर दो। क्या भर दो? और जैसे आप उसमें मिट्टी भर दोगे, अब वो आप ऐसे हिलाओगे, हिलेंगे नहीं, मजबूती आ जाएगी। क्या आ जाएगी? क्योंकि आपको पता है अगर किसी जगह पे कुछ थोड़ी बहुत भी अगर जगह में क्या है बेटा, होल्स है, तो उसके अंदर क्या होगा बेटा? उसकी कमजोर रहेगा। जैसे आप कोई चीज, हम देखो जब कहीं पे भी ऐसे सड़क वड़क बनाते हैं, हम देखो पहले मिट्टी बिछाते हैं अच्छे से, पैक करते हैं, फिर वो सड़क लगाते हैं एकदम बढ़िया से। वो जो ब्लॉक वाली सड़क आती है ना, तो पहले वो क्या करते हैं? स्पेस नहीं छोड़ते कहीं पर भी,
और ब्लॉक चिनने के बाद फिर से उसमें मिट्टी जम जाते हैं, ताकि ब्लॉक के बीच में जो खाली जगह है उनमें क्या आ जाए, मिट्टी आ जाए। क्या आ जाए? क्योंकि एकदम पैक हो जाएंगे तो उनके हिलने के चांसेज है। अभी भी मॉलिक्यूल के बीच में खाली जगह है, और अगर इन खाली जगहों को पैक कर देंगे तो एटम क्या हो जाएंगे, एकदम लॉक हो जाएंगे। और लॉक होने से क्या हो जाएगी, मजबूती बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? क्लियर है? तो इससे फायदा क्या हुआ? क्लियर है? तो ये इंटरसेल कंपाउंड बनाते हैं तो पहले क्या होता है, कंपाउंड आर दोज विच आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ ए मेटल। मेटल की जो क्रिस्टल लैटिस है, इनमें हम क्या करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन को क्या करते हैं, ट्रैप कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्लियर है? उसके बाद क्या है, दे आर यूजुअली नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब फिक्स नहीं है कि इतने मेटल पे इतने कार्बन ही भरने हैं। कितने हो सकते हैं, कितने ही। अरे बोलो, ऐसा नहीं है कि भाई आपके पास मेटल के तो 10 एटम है, कार्बन 5 ही होने चाहिए, नहीं ऐसा कुछ। जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा C2H6 से होता है एल्केन का, एल्केन का C2H4 ही होता है, एल्काइन का C2H2 होता है। वो स्टोइकियोमेट्री है। क्या बेटा? इतने पे इतना, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। 10 मेटल के 5.5 कार्बन के होंगे, इस तरह से फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं। क्या होते हैं? नॉन है, फिक्स रेशियो नहीं होता। क्लियर है? नाइदर टिपिकली आयनिक नॉर ए कोवलेंट। जो यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन ये बीच में ट्रैप करते हैं, इनका मेटल के साथ ना तो कोई आयनिक बॉन्ड होता है, ना ही कोवलेंट बॉन्ड होता है। अरे बोलो, अब इससे केमिकली क्या प्रॉपर्टी पड़ गई, तो आपको पता, आपने बहुत अच्छे से पेक कर दिया तो मजबूती बढ़ गई, और मजबूती बढ़ गई तो क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू प्योर मेटल। जो प्योर मेटल था उससे क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। नेक्स्ट वन क्या है, दे आर वेरी हार्ड। ये जनरली क्या हो जाते हैं, बहुत है हार्ड। सम टाइम क्या लिखा है, सम बोराइड्स अप्रोच डायमंड इन हार्डनेस। क्योंकि अगर हम बोराइड मतलब बोरोन को भरे, तो कुछ बोरोइड की हार्डनेस है वो डायमंड को टच कर जाता है। किसको टच कर जाती है? डायमंड को। डायमंड बहुत हार्ड है। क्लियर है? नेक्स्ट वन है, दे रिटेन मेटलिक कंडक्टिविटी। आपको इन चीजों से करने से मेटल की जो कंडक्टिविटी है वो लॉस नहीं होगी। आप करंट वरंट फ्लो करें, हमें कोई दिक्कत है, मेटलिक कंडक्टिविटी लॉस है। क्लियर है? दे आर केमिकली इनर्ट, लेकिन ये केमिकली क्या होने जाएंगे, इनर्ट हो जाएंगे। जैसे स्टील देखा है ना आपने, अरे बोलो, आपके घर पे बर्तन आते हैं स्टेनलेस स्टील के आते हैं, लोहे से तो बना है। क्लियर है? अर्थ से कहीं निकलता थोड़ी स्टील, दे दे उसमें कार्बन हाइड्रोजन बना दिया, जंग नहीं लगता उस पर, खराब नहीं होता, वो टूटता ही हो। क्लियर है? अरे बोलो, नेक्स्ट वन आता है एलॉय। अब देखो एलॉय और इन दोनों में क्या फर्क है, इसमें तो क्या था, जो छोटे छोटे स्पेस थे उसमें हमने क्या भर दिया था, कार्बन हाइड्रोजन। अब हम क्या करेंगे कि ऐसा नहीं है, जब हम मेटल है उस मेटल को पिघालेंगे, और जब पिघालने के बाद क्या करेंगे, जैसे ये मेटल है, ये मेटल की वॉइड्स है सारी सारी, ये मेटल के एटम है। अब पिछली बार तो क्या था, खाली वॉइड्स में भर दिया था। अब की हम क्या क्या करेंगे कि किसी मेटल को दूसरे मेटल से रिप्लेस कर देंगे। मेटल के कुछ एटम्स को क्या करेंगे, दूसरे मेटल जिसकी साइज उसी के साइज के हो, भाई दो दूसरे मेटल के क्या करेंगे, एटम से क्या करते हैं, रिप्लेस। तो क्या है, एलॉयज आर फॉर्म्ड बाय एटम विथ मेटेलिक रेडियाई, रेडियाई दैट आर विद इन ऑलमोस्ट 15% ऑफ ईच अदर। मतलब वो दो मेटल है मेरे पास, एक मेटल ए है और एक मेटल है बी है। अगर इन दोनों की रेडियस के में डिफरेंस 15% का ही है, 15% कम ज्यादा हो सकता है, उससे बड़ा एटम फिट नहीं बैठेगा। क्लियर है? आपको क्या करना है कि बीच जब ये भर रहे हो तो बीच में, जैसे आपको सिंपल सिखाना, आप सब लोगों ने किन्नू और संतरे में डिफरेंस पता है सबको? किन्नू जानते हो क्या होता है? मौसमी जानते हो? माल्टा जिसे बोलते हैं, माल्टा समझते हो ना? संतरे जैसा दिखता है, एक बड़ा सा दिखता है, जिसे तुम डिफरेंस ही नहीं कर पाते हो। अरे बोलो, जिसे माल्टा बोलते हैं। माल्टा और संतरा सेम सा दिखता है, ऑरेंज। पता भी है क्या चीज होती है? सबको संतरा समझ के खा लेती है, देख ले, पता नहीं लगा ना, इतना ही फर्क होता है। अगर आप बहुत बार की नजर से देखते हो तो आपको पता लगता है ये संतरा है और ये माल्टा है, दोनों डिफरेंट है। एक हाइब्रिड है, एक ओरिजिनल है, एक ज्यादा खट्टा होता है, एक कम खट्टा होता है। क्लियर है? जो माल्टा है वो मौसमी और संतरे का हाइब्रिड है। क्लियर है? तो सेम खाने के दोनों डिफरेंस नहीं कर पाते, दुकान वाला दोनों को मिक्स करके बेचता है। संतरा मांगते हो, कहते हो ये संतरा लो, कहता है माल्टा चाहिए कि लो माल्टा लो, उसे कोई फर्क है नहीं पड़ता। तो सेम खाने अगर दो मेटल ए और बी और उनके साइज में डिफरेंस 15% का होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं बेटा, उनको मिक्स करते हैं पिघाल के। और मिक्स करते समय क्या होता है कि जैसे ए का क्रिस्टल है तो उसमें कुछ जगह क्या आ जाएगा, बी,
अरे बोलो। और इससे जो कंपाउंड बना उसे बोलते हैं एलॉय। तो इंटरस्टेशियल में क्या था बेटा, बीच की खाली जगह में कार्बन हाइड्रोजन भर दिया था। अब की बार ये नहीं कर रहे हम, एटम की पोजीशन, इस एटम ए जो ए मेटल है उसके एटम्स की जगह क्या कर दिया, बी के एटम भर दिए। लेकिन ये तभी कर सकते थे साइज में डिफरेंस कितना का हो, 15% का। बहुत बड़ा हुआ तो आप नहीं कर सकते। तुम मुझसे संतरा मांगने हो, मैं तुम्हें अनार नहीं दे सकता, तुम बस जान जाओगे तो अनार। अरे बोलो। अरे समझा क्या। तो सिमिलर रेडियस एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन मेटल एलॉय आर रेडीली फॉर्म्ड बाय दीज मेटल्स। इन मेटल्स के द्वारा खूब सारा इनकी क्या होती है, तो मैं आपने देखा होगा कि ट्रांजिशन मेटल की साइज ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है। अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखोगे इनकी साइज का ऑर्डर, तो 2.31, 2.32, 2.33 ऑलमोस्ट साइज क्या होती है, सिमिलर। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो साइज होती है वो ऑलमोस्ट क्या होती है, सिमिलर होती है। और सिमिलर साइज होने का यही तो है 15% का डिफरेंस चलता है। और बोलो। और इनकी साइज तो नियर बाई सिमिलर ही है, इसलिए इनके खूब सारे क्या बनते हैं, एलॉय बनते हैं। एलॉय तभी बनेंगे जब आपकी साइज में डिफरेंस कितने का हो, 15% का। अरे बोलो। और ट्रांजिशन मेटल के तो होता ही है ये, आसपास साइज रहती है इनकी। तो जब आप ट्रांजिशन आप खोलना डी ब्लॉक में और 3D ब्लॉक के साइज देखना, वैल्यूज में हम देखते हैं घट रही है बढ़ रही है नियर बाय सेम, लेकिन ऑल ओवर डिफरेंस देखो तुम कहोगे तो डिफरेंस नापने का कोई मतलब ही नहीं। एलॉय आर जनरली हार्ड, एलॉय जनरली क्या होते हैं, हार्ड एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है। उनमें से कुछ ब्रास किससे बनता है, कॉपर और जिंक से। ब्रॉन्ज किससे बनता है, कॉपर और टिन से। याद रखना बेटा ये। चलो जी आज इतना ही पढ़ेंगे, फिर पेपर डिस्कस करते हैं तुम्हारा कल वाला।